नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी जो विशेष कवरेज चल रही है मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर, कल ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दाग दी और उसके बाद से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है युद्ध के मोर्चे पर भी और कूटनीतिक मोर्चे पर भी, और हम लगातार आपको वो तमाम ब्रेकिंग न्यूज, तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही कुछ खबरें, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस समय क्या आपको दिखाते हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, इस युद्ध के हालात के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के इजराइल में घुसने पर बैन लगा दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल पर ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर बैन लगाया इजराइल ने, क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि खुलकर निंदा होनी चाहिए ईरान के हमले की, और जो निंदा नहीं करेगा उसे इजराइल में आने का हक नहीं है। वहीं रूस ने कहा है कि कल लेबनान में मानवीय मदद वो भेजेगा। तो एक के बाद एक लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं और हमारी पल पल नजर इस पर बनी हुई है। और तमाम हालात और पहलू पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, आप प्लीज आइए हमारे वीडियो वॉल के सामने, और उसके बाद हम उमा से तो चर्चा करेंगे जो पल पल के अपडेट्स आप तक हमें पहुंचा रहे हैं। और हम इसके अलावा दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सुनील के चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका, और उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान रहेंगे इस चर्चा में, और वो खास मेहमान हैं अशरफ जैदी साहब, जो कि पश्चिम एशिया विषयों के विशेषज्ञ हैं। उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उमा का यहां पर रुख करना चाहूंगा। उमा, ये जो नया घटनाक्रम है, ये जो नया डेवलपमेंट है, इजराइल ने यूएन महासचिव को बैन कर दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इसको देखा जाए इस तनावपूर्ण हालात में? जी देखिए, जो इज़राइल के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पर्सन नॉन ग्राटा उनको घोषित किया है गुटेरेस को, क्योंकि उन्होंने अभी तक ईरान का जो हमला हुआ इज़राइल पे उसकी निंदा नहीं की है। और साथ ही साथ इस ट्वीट में इज़राइल कार्ड, जो कि नाम है इज़राइल के विदेश मंत्री का, उन्होंने ये भी कहा है कि न तो 7 अक्टूबर के हमास के हमलों को लेकर निंदा की गई थी गुटेरेस की तरफ से, और ना ही जो भी आतंकवादी हमला होता है उसकी निंदा जो है वो नहीं करते। लेकिन जब हुती पे, हिजबुल्लाह पे या फिर हमास पे जो कार्रवाई करता है इज़राइल, तो उसकी निंदा करने में वो आगे रहते हैं, और वो उनकी फंडिंग की जो बात है वो भी करते हैं। तो इन सब बातों को कहते हुए ये उनको पर्सन ऑन ग्राटा जो है वो घोषित कर दिया गया है। इजराइल में उनके घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक बड़ा कदम इजराइल की तरफ से अपने गुस्से के इजहार को करता हुआ, जो कि लगातार यूएन के साथ उसका बना रहा है। जी उमा, एक आम सी धारणा यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के अंदर, जब दो देशों आमने सामने आ जाए, कुछ विवाद हो जाए, तो उसमें एक मध्यस्थ की भूमिका वो निभा सकती है, उसमें इंटरवीन वो कर सकती है, कि आम परसेप्शन है। लेकिन इन हालात में अगर एक देश बैन कर दे रहा है यूएन महासचिव को ही, तो इसका संदेश फिर क्या जाता है? जी देखिए, उस संस्था की जो सिग्निफिकेंस है उसको लेकर खासकर देखिए, संस्था की सिग्निफिकेंस तो वैसे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि सिर्फ प्रस्ताव पास करने और बयान जारी करने के अलावा जो है वो कुछ नज़र नहीं आता यूएन जैसी संस्था की तरफ से। और दूसरी बात, जहाँ तक इजराइल की नाराज़गी की बात है, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसको लगता है कि जो गुटेरेस हैं वो लगातार जो है वो दूसरे पक्ष की जो एक वकालत है वो करते रहे हैं, और इसलिए उसने अपनी तरफ से ये जो पर्सन ऑन ग्राटा जो है अवांछित व्यक्ति के तौर पे उनको घोषित कर दिया है। तो एक जो उम्मीद लगातार दुनिया के अलग अलग देशों की बनी होती है कि यूएन की तरफ से कोई एक फार्मूला आएगा, वो तो कई दशकों में कोई फार्मूला आया नहीं, और इसलिए भारत जैसा देश जो है वो यूएन के रिफॉर्मेशन की बात करता है, सुधार की बात करता है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को यूएनएससी में शामिल करने की बात करता है, अपनी भी दावेदारी करता रहा है। तो एक नख दत विहीन संस्था जो है वो यूएन बन के रह गई है। अलग बात है कि इजराइल की जो नाराज़गी है वो कुछ और वजहों से है, क्योंकि यूएन महासचिव जो हैं उन्होंने उन हमलों की निंदा नहीं की है जो इजराइल पर किए गए हैं। उमा, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी हैं इस युद्ध के मैदान से जुड़ी, जिनकी व्याख्या उमा हमारे साथ करेंगे। एक एक चीज़, उसकी जो बारीकियां हैं वो हमें समझाएंगे, लेकिन उमा से उन चीज़ों को समझें, उन बारीकियों को समझें उससे पहले लगातार एक आशंका बनी हुई है पूरी दुनिया के जहन में कि कहीं बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर युद्ध न छिड़ जाए ईरान और इजराइल के बीच। अब अगर
वैसे हालात पैदा होते हैं तो एक आकलन भी होने लगा है, एक मूल्यांकन भी होने लगा है कि दोनों देश सैन्य तौर पर कहां स्टैंड करते हैं। इसी पर नजर डालती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या? युद्ध किस ओर जाएगा, ये पता करने के लिए जानना जरूरी है कि कौन कितना ताकतवर है, इजराइल में कितना दम है और ईरान कितना शक्तिमान है। इजराइल का सैन्य बजट 19.2 अरब डॉलर का है, जबकि ईरान सैन्य बजट पर सिर्फ 7.4 अरब डॉलर खर्च करता है। सैन्य शक्ति की रैंकिंग में सैनिकों की संख्या के मामले में दोनों देश करीब करीब बराबर हैं। इजराइल के पास जहां 6,34,000 सैनिक हैं, वहीं ईरान में ये आंकड़ा 6,10,000 तक है। इसी तरह इजराइल अपने पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक रखता है, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। बावजूद इसके कौन कितना दमखम दिखाता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि हथियार, गोला बारूद के मामले में आगे कौन है। मिसाल के तौर पर इजराइल के पास 400 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास इसका करीब 4 गुना यानी 1,513 टैंक। तोप के मामले में भी इजराइल काफी पीछे है। इजराइल के पास सिर्फ 503 तोपें हैं, जबकि ईरान में यह आंकड़ा 6,798 तक है। इसी तरह इजराइल के पास 46 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास 50। इजराइल के पास 64 से ज्यादा मिसाइल यूनिट हैं, जबकि ईरान इस मामले में बहुत आगे है। उसके पास 410 मिसाइल यूनिट हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास इनकी संख्या 612 है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान हैं। ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता है, इनके बीच में गैप है और इसका मतलब ग्राउंड अटैक नहीं कर सकता एक दूसरे देश पे। अगर मैं ये तुलना करूं ईरान वर्सेस इजराइल, तो ईरान काफी कमजोर पड़ेगा इजराइल के सामने, क्योंकि इजराइल की खुद के भी हथियार बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है और उसको अमेरिका के लेटेस्ट वेपन मिले हुए हैं और बाकी यूरोपियन देश के। जबकि जो ईरान है उसके पास ना ईरान न्यूक्लियर स्टेट है और ना ही उसके जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। देखा जाए तो नौसेना के मोर्चे पर इजराइल ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पनडुब्बी के मामले में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास 5 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 1। और सबसे खास बात, परमाणु हथियार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के आंकड़े 90 से ज्यादा पहुंच जाते हैं, लेकिन ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जान लिया कि सैन्य तौर पर कौन सा देश कहां खड़ा है, किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील जी और अशरफ जी, दोनों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सुनील आपसे होगा। मेरा सवाल आपसे यह है, अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई, जो यूएन महासचिव हैं उन पर इजराइल ने बैन लगा दिया है। ऐसे हालात में जबकि एक भूमिका की उम्मीद की जाती है यूएन जैसे संगठन से, क्या उसकी कोई भूमिका बचती भी है या नहीं बचती? देखिए, हमें इसको एक संदर्भ के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो आज वर्तमान में पश्चिम एशिया में स्थिति बनी हुई है, जो बहुत संकट में अब नजर आ रही है, ये पिछले 1 वर्ष से जब से इजराइल और हमास वार शुरू हुआ है तब से है। और हमास के 2023 अक्टूबर में उस अटैक के काउंटर में जब इजराइल ने
काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, वो वार अभी तक 1 वर्ष तक चल रहा है और अभी तक हमास के पास काफी इजरायलीज हैं जो उनके हॉस्टेज बने हुए हैं। तो इजराइल शुरू से ही अपने हॉस्टेज को वापस लेकर आना चाहता है और रिकंसिलिएशन प्रोसेस शुरू करना चाहता है, और उसने किया भी, और अमेरिका उसका साथ भी दे रहा है, और अमेरिका और काफी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस रिकंसिलिएशन में अहम भूमिका निभाई है। जब ये वास्तव में रिकंसिलिएशन आगे पहुंच रहा था, और उसमें इजिप्ट का, कतार का काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीच में आपने देखा होगा कि हमास के वार्स के तुरंत बाद लेबनान हिजबुल्लाह ने भी अपना वार शुरू कर दिया टू सपोर्ट हमास। और अगर हम देखा जाए तो इजराइल बेसिकली इन 3 एच से लड़ाई लड़ रहा है। पहला एच हमास है, दूसरा एच हिजबुल्लाह है, और तीसरा एच हौतीज है, जो बेसिकली ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस माने जा रहे हैं। तो इन तीनों के लिए मल्टी लेयर्ड जो कन्फ्रंटेशन इजराइल का चल रहा है, उस संदर्भ में इजराइल को ऐसा महसूस भी हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस ने हमास की, हौतीज की या हिजबुल्लाह की आलोचना करने के बजाय वो कहीं ना कहीं आरोप इजराइल पे ही लगाना शुरू किया है। और ये देखा कि आपने वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस प्रकार से इजरायली प्रधानमंत्री, उनके डिफेंस मिनिस्टर, आईडीएफ के चीफ को उन्होंने इवन अरेस्ट वारंट तक भी इशू कर दिए हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अभी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में ईरान ने इजराइल पे जो मिसाइल्स दागी हैं, जो ऐसे पहले भी अप्रैल में मिसाइल्स आई थी, तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इजराइल का वीजा भी यूनाइटेड नेशंस रहा है, और जहां डेमोक्रेटिक नेशंस इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के समय के कॉन्टेक्स्ट में ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये एक वन स्टेटेड स्टेटमेंट आ रहा है, इजराइल को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो ईरान का पक्षधर है, और ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको वो सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनके भी इन वक्तव्य को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। अशरफ जी का मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। अशरफ साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, खामनेई कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी जो पश्चिमी देश हैं वो इस इलाके से हट जाएं तो इस इलाके में शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं वो इजराइल की पीठ पीछे खड़े हैं, सैन्य तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी। ऐसे में यहाँ से हालात कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट की बात यहाँ पर की थी सुनील जी ने, वो ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ है, इजराइल के पाले में भी है और वो ईरान भी उसी दिशा में सोच रहा है। देखिए, ये युद्ध जो 1 साल से जारी है, हमें देखना होगा कि ये युद्ध चल कहाँ रहा है। ये युद्ध मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जारी है, जहां के ऊपर मसलन इसराइल एक बहुत बड़ा देश नहीं है कि जिसके ऊपर अटैक किए जाते हों, बल्कि इसराइल बसाया गया है एक ऐसे देश के अंदर के जहां पे रेसिस्टेंस हो रहा है, वहां के लोग उसके स्थापना के खिलाफ शुरू से रहे, पिछले 70 साल से बंदा मरा है, इसराइल से वो युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी जमीनों को वापस लेने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और ईरान का ये कहना कि अगर वेस्टर्न देश इसराइल का पीछा और इसराइल की जो वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको छोड़ दें और यहाँ से अपने अड्डे खत्म करके चले जाएं, तो इस मंतके में, इस रीजन में शांति स्थापित हो सकती है। तो ये बिल्कुल जायज बात है। वो इसलिए कि इसराइल है कि जो लेबनान की जमीन को कब्जा रहा है, इसराइल है कि जिसने फिलिस्तीन की जमीन को कब्जाया, इसराइल है कि जो तेहरान के अंदर हमास के लीडर को कत्ल करता है, इसराइल है कि जिसने पिछले 1 साल से 50,000 से ज्यादा निहत्थे लोगों पर हमला करके उनको कत्ल किया है, गज़ा के नीस्तो नाबूद किया है, वो इसराइल ने किया है। और ये सारी की सारी जो सारी चीजें, पूरी जंग जो इसराइल किसी के सपोर्ट से कर रहा है, वो अमेरिका के हथियारों से, अमेरिका की सपोर्ट से। मैं आऊंगा अशरफ साहब आपके पास, इसराइल लेबनान में जाता है, बैरूत के अंदर स्ट्राइक करता है, तमाम घटनाक्रम पीछे का बताया, उनसे जुड़ा सवाल भी आपसे करूंगा इस बीच। लेकिन सबसे पहले हम उमा का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। उमा, जो बॉर्डर है लेबनान से लगा हुआ इजराइल का, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं। अभी खबर आई है कि 2 इजरायली सैनिक वहाँ पर मारे गए हैं, झड़प हुई है। इसको एस्केलेशन के तौर पर देखा जाए कि ये अब ये रूटीन में आ जाएगा कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है, इसका संदेश सीधा ये है।
जी बिल्कुल, जब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया है, छापेमारी की, और उसके बाद जो है वो लगातार ये कह रहा है कि वो दक्षिणी लेबनान के इलाके को, उन इलाकों को वो हिजबुल्लाह से मुक्त कराना चाहता है जो कि इजराइल, उत्तरी इजराइल के इलाके में खतरा बने हुए हैं। तो इस वजह से जो झड़प है वो आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ तक बात इस विजुअल की है, तो ये जो अभी पिछले दिनों छापेमारी की गई थी, उसके बाद जो इजराइल की सेना है उसने इस विजुअल को जारी किया है। उसमें कहा गया है कि 3 ऐसे इलाके, 3 ऐसे ऑपरेशन को डीक्लासिफाई किया है, उसके विजुअल्स को जारी किया है, जिसमें ये जो पूरे इलाके में 700 के आसपास ऐसे टेरर नेटवर्क हैं जो हिजबुल्लाह के बताए गए हैं। और वहाँ क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड है, तो अंदर भी बम लगाकर इसको जो है उड़ाया गया है। पहले वहाँ पे छापेमारी की गई, कुछ असला जो है बरामद हुआ। उसमें यह भी कहा गया है कि जो असला बरामद हुए उसमें ईरानी जो उन्नत किस्म के हथियार हैं वो भी हैं। तो ये जो दृश्य हम पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो उन ठिकानों के हैं जहां नीचे से जाकर बॉम्ब लगाकर जो है इसको उड़ाया गया है, ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह जो है वो ना कर पाए। ये जो है आयता अश-शाब का जो इलाका है वो इलाका है। और अब हम दूसरे विजुअल की तरफ चलेंगे जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है, और इसमें ये बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे एक्सरसाइज के जरिए इजराइल ये दिखाने की कोशिश में है कि आखिरकार क्यों इस तरह का ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। हवाई हमले के ज़रिए उसने ज़रूर लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है, कई कमांडर को मारा है, लेकिन उसको लगता है कि जब तक इस तरह के नेटवर्क को वो ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल उन इलाकों से लगता इलाका है, इजराइल के उन इलाकों से लगता इलाका है जहाँ पे 60, 70, 80 हज़ार के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं और उनको विस्थापित होना पड़ा। अब ये दूसरा जो ये घर है, इस घर में इसका एक विजुअल भी है जो दिखाएंगे। अब बहुत सारा हथियार जो है वो बरामद हुआ, और जो मैं बात कह रहा था कि ईरान निर्मित जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। और जब बरामदगी की बात हो गई, छापेमारी हो गई, उसके बाद इसको एयर से बॉम्ब डाल के जो है एयर पावर के ज़रिए इसको विस्फोट से जो है वो उड़ाया गया है। तो ये एक और वो ठिकाना है जो 700 ठिकानों में शामिल है। अब ये देखिए, लेबनान जो है, लेबनान का बॉर्डर है, और ये मेतुला गाँव है। मेतुला गाँव में मुझे 2022 नवंबर में जाने का मौका मिला। ये 3 तरफ से जो है वो लेबनान से घिरा हुआ है, और इजराइल कहता है कि सबसे ज़्यादा जो हमला है लेबनान का, हिजबुल्लाह का, वो इसी पे होता है। और ये जो मैस अल जबल गांव है, ये लेबनान का गांव है जहां पर ऑपरेशन किया गया है, और जहां ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकाने को नष्ट किया गया है। और दूसरा जो इलाका है ये आयता अश-शाब जो है, ये इलाका जो है, और यहाँ से जो इजराइल का जो शुतुला है, ये 300 मीटर के आसपास का इलाका है। तो अपने बॉर्डर से लगे नज़दीकी इलाके में जो कुछ भी इजराइल को नज़र आ रहा है हिजबुल्लाह के ठिकाने के तौर पे, उसको वो नष्ट कर रहा है। तो ये पूरा दक्षिणी जो लेबनान है उसका इलाका है, और ये वो सुरंग है जो हिजबुल्लाह के काम आता था, ऐसा इजराइल का कहना है। और इस सुरंग में भी घुसकर, इसके विजुअल्स भी हम दिखाएंगे, ये ग्राफिक्स है, इस सुरंग में जो घुसकर है वो इजराइल की सेना ने छापेमारी की है। कहीं पे हथियार मिले हैं, कहीं पर जो असला है वो मिला है। और 150 मीटर के आसपास का, ये देखिए, इसकी बात मैं कर रहा था कि ये जो विजुअल्स हैं जो बॉडी कैमरे के जरिए लिए गए हैं, जो इजरायली सैनिकों ने वहां पे जाकर छापेमारी की, और ये टनल जो है 150 मीटर लंबे टनल को वहां पर इंटरप्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। ये टनल का जो नेटवर्क है, ये हमास के बारे में तो सब जानते हैं कि हमास का एक बड़ा नेटवर्क है गाजा पट्टी के अंदर टनल का, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से इजराइल को भी इसमें कामयाबी मिली। क्या ये माना जाए कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात होती है, इन तमाम गुटों के पास ऐसे ही टनल्स का नेटवर्क है? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक गाज़ा की बात है तो वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर लंबे टनल का जो नेटवर्क है वो पहले से ज्ञात था। अब जबकि इस इलाके में घुसकर इजराइल ने ऑपरेशन किया है, तो उसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि इस तरह के टनल के ज़रिए इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश जो है वो की जानी थी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये टनल जो है अभी तक इजराइल पहुंचा नहीं था। तो ये टनल का जो एक तरीका है वो इसलिए भी तरीका है ताकि स्निक इन करने में जो आसानी है, इस तरह के जो गुट हैं उनको उसमें मदद मिलती है। और इसलिए इस टनल में घुसने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी बरामदगी हुई, उसके बाद इस टनल को 150 मीटर लंबे टनल को जो है वो नष्ट किया गया है। तो जैसे जैसे ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए अगर इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में आगे की ओर बढ़ती है, तो हो सकता है कि इस तरह का टनल उसको और ज़्यादा मिले और उसको भी वो नष्ट करने की बात करेगी। और एक बफर जोन बनाने की कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से है, ताकि जो उत्तरी गलीली इलाका मैं आता हूं उमाशंकर, आपके पास एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, उसको बताना जरूरी है। ईरान ने 11 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। जी हां, लगातार ईरान और इजराइल के बीच ये जो संघर्ष है ये नए नए मोड़ लेता जा रहा है, और ईरान की इस हिट लिस्ट में 11 इजरायलियों के नाम हैं।
इजराइल ने यूएन महासचिव पर बैन लगाया है। ये खबर हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी। 11 नेताओं के नाम शामिल है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और भी पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम के, तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी है। उमा हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात पर। जी हां, नया मोड़ आ चुका है जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दागी और तब के बाद से यहां पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। आगे क्या होगा, ये आशंका पूरी दुनिया को खाए जा रही है, पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही है। और इस बीच लगातार अपडेट्स इस मामले में आ रहे हैं और नया अपडेट किया है कि ईरान ने 11 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। इजराइल के 11 लोगों के नाम इस हिट लिस्ट में हैं और ईरान पहले भी कह चुका है कि ये हमला करने के बाद उसने निर्णायक जवाब दिया है। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो इससे भी ज़्यादा बड़ा हमला और इससे भी ज़्यादा भीषण हमला वो कर सकता है। तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा जारी है। सबसे पहले हम हमारे संवाददाता उमाशंकर का रुख करेंगे जो लगातार अपडेट्स हमें बता रहे हैं, उनकी डिटेल्स हमें बता रहे हैं। उमाशंकर, 11 लोगों की लिस्ट, पोस्टर भी एक सामने आया था, उसमें भी कई लोगों के नाम थे। ये 11 लोग कौन कौन हैं और उसके क्या मायने हैं? देखिए, ईरान जो है वो अलग अलग तरीका जो है वो अपना रहा है। प्रॉक्सीज के जरिए वो इजराइल पे हमले करता रहा है। खुद अपनी तरफ से जो 200 के आसपास जो मिसाइल है उसने दागी और उसके बाद जो है ये जो एक हिट लिस्ट सामने आई उसमें सबसे ऊपर आपने सही बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। साथ ही साथ योव गैलेंट जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है। साथ ही साथ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हालेवी उनका नाम है। और साथ ही साथ जो है हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड, हेड ऑफ सदर्न कमांड, इन सब कमांडरों का नाम है। और इसके अलावा डिप्टी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ उनका भी नाम है और हेड ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो जो भी लगता है ईरान को कि जो सैन्य गतिविधि में शामिल हैं या जो राजनीतिक स्तर पर फैसला ले रहे हैं उन सबों के नाम से एक हिट लिस्ट जारी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मांग तो की गई है कि इनका सरकलम किया जाए, लेकिन सवाल है कि ईरान इसके लिए कैसे जाएगा, कौन इस काम को अंजाम देगा। तो सीधी सी बात है, एक साबे भरी जो बात है वो है ताकि कोई भी जो है वो इस तरह की कोशिश करे, इनकी हत्या की कोशिश करे। और न सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया के अगर किसी और देश में भी ये कहीं विजिट के लिए जाते हैं तो कोशिश ये होगी कि इनकी जान को खतरा पैदा किया जाए। लेकिन इजराइल जो है अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है और इनके तमाम जो शख्सियत हैं वो भारी सुरक्षा में रहते हैं। और ऐसे में जब ईरान का जो टारगेट है, जो मिसाइल है वो अगर सही निशाने तक नहीं पहुंच पा रहा तो ये भी एक अव्वल सोचने की बात होगी कि इस हिट लिस्ट को किस तरीके से वो अंजाम देगा, कैसे इन लोगों की जान लेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आते हैं उमा आपके पास, मैं सीधे सुनील जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सुनील जी, जब युद्ध के हालात होते हैं तो बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जाती है। कूटनीतिक मोर्चा होता है, बम बारूद से बात होती है, इसके अलावा प्रोपेगेंडा वार भी चलता है, इसके अलावा माइंड गेम भी खेला जाता है। इस पोस्टर को, इस हिट लिस्ट को जो कि ईरान के खुफिया विभाग ने जारी की है, इसको आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? इसके क्या मायने हैं? क्या ये माइंड गेम का हिस्सा है या फिर जैसा कि उमाशंकर ने कहा एक संदेश देने की कोशिश है? कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक नेशन है और यूनाइटेड नेशंस के रेगुलेशंस को, डेमोक्रेटिक नेशंस के रेगुलेशंस को इजराइल एक्सेप्ट करता है। और अगर हम उसको, उस डेमोक्रेसी को दूसरे तरीके से देखें तो यूनाइटेड नेशंस कोई स्टैंड लेता है जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने लिया है अगेंस्ट इजराइल, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कहीं स्वीकार्यता होती है। ईरान का इस प्रकार का जो हिट लिस्ट बनाने का जो एक संदेश ईरान ने दिया है विश्व स्तर पर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए ईरान ने ऐसा किया है। इससे पहले भी जब अप्रैल में इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दागी थी, कहीं ना कहीं वो भी एक डोमेस्टिक प्रेशर था। और वो जानते हैं कि इजराइल की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है और जहां तक इजराइल के पास इतने सारे मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो इसलिए इजराइल पर इस प्रकार की मिसाइल्स का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। और इजराइल के साथ चूंकि अमेरिका और बाकी बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस खड़े हैं, वो सब जान रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वास्तव में ये डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी की है, सिविलाइजेशंस वर्सेस बार्बरिज्म की है और कहीं ना कहीं ये अधिकारों को लेकर है।
अपनी स्वायत्तता को लेकर है, अपनी स्वतंत्रता को लेकर है, अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर है। मुझे लगता है हर देश अपने डिफेंस सिक्योरिटी के लेके, अपनी सॉवरेनिटी को लेके, संप्रभुता के लेके किसी प्रकार का कदम उठा सकता है। इजराइल ने वैसा करने का प्रयास किया है। जी, अब अरशद ईरान साहब चूंकि का उसको काउंटर कर रहा है, तो जी। उसका मैं जो ऐसा समझ पा रहा हूँ, वो केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए, डोमेस्टिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए इसराइल के खिलाफ ईरान ने ऐसा करने का प्रयास किया है। चलिए अशरफ साहब का यहाँ पे रुख करते हैं। अशरफ साहब, आपने सुना सुनील जी कह रहे हैं कि एक डोमेस्टिक प्रेशर भी ईरान के ऊपर है और उस डोमेस्टिक प्रेशर को भी उसे हैंडल करना है, तमाम जो दूसरी बाध्यताएं हैं ईरान के ऊपर उसके अलावा। ये डोमेस्टिक प्रेशर किस किस्म का है, कितना बड़ा है, और क्या ये माना जाए कि जो ईरान का ये जो सख्त रुख आया है, ये जो एक वॉर वाला रुख आया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह वो भी है? देखिए, जब आप डोमेस्टिक प्रेशर की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रेशर किस तरीके का? वही लोग जो उन मुल्कों में बसते हैं, वही लोग जो वहाँ की आवाम। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि इसराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरी तरफ आप दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके ऊपर हमला करके और उनके निहत्थे लोगों को मार के ये चाहते हैं कि इसराइल महफूज रहेगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। बहरहाल जो फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए वो आज़ादी की लड़ाई है। अगर इसराइल उनके लोगों को मार कर, जो निहत्थे हैं, जिनके पास पलटवार करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप इसराइल को सुरक्षा फराहम करना चाहते हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से पॉसिबल होगा। आप लेबनान, जो आपकी नेबरहुड कंट्री है, आप उसके ऊपर हमला करते हैं पिछले मर्तबा भी, यानी अब से 30 साल पहले का अगर देखें तो तब भी इसराइल ने वहाँ पे साउथ लेबनान को जी। कब्जाया हुआ था। अच्छा उन्होंने साहब, जो रेसिस्ट आप किया, बात उनको कह रहे वहाँ हैं से कि बाहर आप निकाला। आम लोगों को मारते हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं कि उनको अटैक करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, लेकिन जब हमास का हमला हुआ था, शुरुआत ये पूरी की पूरा जो एस्केलेशन हुआ है, चारों तरफ हमें टेंशन दिख रही है, इसकी शुरुआत इसके बीच पिछले साल अक्टूबर के उस हमले में देखे जा रहे हैं। और एक दुनिया का एक हिस्सा, पूरा हिस्सा ये मानता है कि ये हमला क्यों किया, हमास ने इससे क्या हासिल किया, क्या वो हमला जायज़ था, क्या लोगों को बंधक बना लेना जायज़ था, क्या लोगों को वहां पर सरेआम मार देना जायज़ था, निहत्तों पर गोली चला देना जायज़ था। ये काउंटर तो वहां से भी किया जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर का हमला जायज था या नहीं था। वो जायज था या नहीं था, ये तो एक विषय अलग है। लेकिन पिछले 70 साल से जो जुल्म, जो अत्याचार फिलिस्तीनियों पर, गज्जा वालों पे हो रहे हैं, क्या वो जायज था? जिस तरह के अत्याचार पिछले 70 साल से उनकी जमीनों को कब्जाना, उनके ऊपर पानी का बंद कर देना, उनके ऊपर गज्जा को एक जेल में तब्दील कर देना, अगर मैं समझता हूं कि आप उस नैरेटिव से भी देखिए कि जो वहां की डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो किस एंगल से उसको देखते हैं। रात जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, उनके लोग सड़कों पे आके जश्न मना रहे थे। तो सेंटिमेंट्स को लोगों के समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है, कोई डेमोक्रेटिक उसके प्रोसेस को अपनाना चलिए, चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि पहले अशरफ साहब इसराइल को आपके पास। अपने जब बात एक हमास जो के हमले अपना की आ रही हिल है, है, वो आप एक उसके टू नेशन थ्योरी हल है या नहीं, दूसरे जब हल है, उनके ऊपर जाना जब बात पड़ेगा। हमास के हमले की आ रही है, तो आप उसके उसको जायज था नहीं था, आप उसको सवाल में रखते हैं। खैर एनीवे, मैं उमा शंकर का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। उमा, ये जो पूरे हालात हैं, इसकी जड़ अगर हम देखें तो जड़ तो वही हमला बनता है जब हमास ने उसको अटैक किया। वो बात अलग है कि एक पक्ष उसकी दूसरी व्याख्या करेगा, एक पक्ष उसकी दूसरी व्याख्या करेगा, लेकिन एक को गलत ठहराने से, एक को सही ठहराने से तो स्थिति बदल नहीं जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल फ़िलिस्तीन का कॉज अपनी जगह है और दशकों से है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और उस कॉज के साथ जो है भारत जैसा देश भी खड़ा रहा है, मदद करता रहा है, फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने में पहले देशों में शामिल रहा है। लेकिन जब बात आती है 7 अक्टूबर के हमले की, तो बहुत सुविधा के हिसाब से बात की जाती है। अगर कोई वो इस बात की तुलना करते हैं कई लोग कि ये आज़ादी की लड़ाई है। किसी भी आज़ादी की लड़ाई में जब महिलाओं को मारा जाए, रेप किया जाए, बच्चों को पेरेंट्स के सामने मारा जाए और अगवा करके सिविलियंस को ले जाया जाए, इसको आज की तारीख में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और 7 अक्टूबर के हमले को इसलिए भी भारत की तरफ से आतंकवादी हमला कहा गया। ये
बात जायज़ होते हुए भी कि भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा है, पहले भी नहीं कहा, अब भी नहीं कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का कृत्य 7 अक्टूबर को किया गया उसको भारत की तरफ से आतंकी कार्रवाई जो है वो कहा गया। तो समझा जा सकता है कि जो एक इनिशिएशन 7 अक्टूबर को हुआ, लोग ले जाते हैं पीछे की तरफ कि ये पहले का कॉज है, उस कॉज से किसी को मना नहीं है, लेकिन 7 अक्टूबर को जो किया, जिस तरह से नृशंसता के साथ हत्या की गई, उसकी वजह से बहुत कुछ जो है हमास ने अपना जो एक अपने प्रति जो सहानुभूति है, जो एक समर्थन है, वो भी खोया है। अलग बात है कि आपने सही कहा कि अलग अलग विश्लेषक जो है इसको अलग तरह से विश्लेषित करेंगे, लेकिन पहले ये सोचना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर का जो पहला जो तमाचा है वो हमास की तरफ से मारा गया। और जब आप किसी को पहला तमाचा मारते हैं तो उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता कि सामने वाला 4 तमाचा मारेगा, 10 मारेगा या माउजर निकाल के आपको मार देगा। इस सब बात को कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाज़ा में जिस तरह से आम लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, 40,000 के आसपास लोगों की जान गई है, वो बिल्कुल निंदा के लायक है। इससे बचा जा सकता था शायद, लेकिन इंस्टिगेशन का जो काम है वो हमास ने किया, ये बात फौरी तौर पर बिल्कुल साफ है। चलिए, मैं अब सीधे सुनील जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। सुनील जी, जब भी बात आती है युद्ध जैसे हालात की, तो एक सवाल अक्सर उठता है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। प्रयास होते हैं शांति के भी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। ये हालात क्या उस वैसे ही लगते हैं आपको कि यहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, या आपको लगता है कि गुंजाइश अभी भी है, बहुत कुछ अभी भी हो सकता है? नहीं, देखिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि युद्ध जो होता है वो किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होता है, चाहे वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं या गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जब जनमानस की बात आती तो शांति हमेशा युद्ध से प्रिय मानी जाती है। और मैं भी पश्चिम एशिया के संदर्भ में ये बात कहना चाहूंगा कि जिस स्टेज पर आज ईरान और इसराइल आ गए हैं, और कहीं ना कहीं हमास और हिजबुल्लाह जो कि उस एक्सेस रेजिस्टेंस के सपोर्ट में है, और ईरान उन्हें बराबर से सपोर्ट करता रहा है, वही कारण है कि ये युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये स्थिति जो है ये ज्यादा एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगी, और एक लोकतांत्रिक प्रेशर ईरान के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर रहेगा, जो दोनों राष्ट्रों के ऊपर पुनः शांति की तरफ अग्रसर करने का प्रयास करेगा। चलिए, मैं अशरफ जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। अशरफ जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, हम क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं, या आपको लगता है कि अभी भी चीजें सेटल की जा सकती हैं, शांति की दिशा में बढ़ा जा सकता है, और वो कदम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, शांति होना चाहिए, शांति होना चाहिए। जो गजा के लोग हैं उनको आराम से और उनको पूर्ण स्थापित करना चाहिए वहीं पे। मैं समझता हूँ जो लेबनान के ऊपर हमले जारी हैं इसराइल के, वो रुकने चाहिए। और जिस तरह से असैसिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो तेहरान के अंदर हो या फिर लबनान और बेरूत के अंदर हो, अगर वो रुकते हैं। एक तरफा नहीं हो रहे हैं, हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। हूती भी मिसाइल दाग रहे हैं, हिजबुल्लाह भी मिसाइल दाग रहे हैं, और हमास की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। आप इस बात को ना भूलिए। आप जो एक तरफा बात कह रहे हैं, ये सर ये आप एक राष्ट्रीय चैनल पे हैं, आपसे हम एक विजन यहाँ पर चाहते हैं, एक दृष्टि यहाँ से आपसे चाहते हैं, इसलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप एक तरफा बात करेंगे तो ये बात स्वीकार्य नहीं है सर। अगर आप सीधे सीधे कहेंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, भाई हिजबुल्लाह भी तो मिसाइल दाग रहा है, हिजबुल्लाह भी तो रॉकेट दाग रहा है। अगर हूती की आप बात करेंगे, हूती भी तो मिसाइल दाग रहा है, हूती भी तो रॉकेट दाग रहा है। अगर आप हमास की बात करेंगे तो शुरुआत तो हमास ने की थी इस बात की, आप इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? शांति जब स्थापित होगी, जब जस्टिस होगा। कह रहे कि अगर ये कर दिया जाएगा, अगर वो कर दिया जाएगा, आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे एक तरफ से ही सब कुछ हो रहा है। हमें यहाँ पर दोनों तरफ की बात करनी पड़ेगी ना सर। जस्टिस होगा तो शांति बिल्कुल होगी। हम चाहते हैं शांति हो, हम तो यही चाहते हैं। सर, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? हम चाहते हैं करके आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? दो देशों का मामला है, हम उस पर निष्पक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो पार्टी बन जा रहे हैं। मैं भी नहीं, मैं देखिए अपना एक पर्सपेक्टिव है कि किस पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि शांति हो, लेकिन जस्टिस लोगों को, जब तक जस्टिस कायम नहीं होगा तो शांति कैसे कायम होगी? मैं फिलहाल इस टेंशन को डिफ्यूज करने की बात कर रहा हूं सर। आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे पन्ने खुलते हैं, इतना ना हमारे पास समय है और ना भी वो मौका है, ना वो भी मौका है। मैं इस टेंशन को डिफ्यूज इस संदर्भ में बात कर रहा हूं जो कल से सामने आई है दुनिया के, जो टेंशन एस्केलेट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं सर। यहाँ पर आप उसी संदर्भ में अपना नजरिया रखिए हमारे सामने। मेरी आपसे गुजारिश है, उसी संदर्भ में अपना नजरिया रखिए।
वो इदारे के जो शांति स्थापित कर सकते हैं, आप उनके सेक्रेटरी जनरल को बैन करेंगे तो कैसे स्थापित होगी, ये बताइए। आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो शांति स्थापित करने के लिए कुछ फैसले देता है। आपको ये लगता आप है उस कि फिलहाल फैसलों आपको कोई को होप नहीं नहीं है माने शांति जाएंगे की? तो कैसे आप ये मान स्थापित रहे हैं कि होगी? आपको कोई होप नहीं है शांति की? आप ये मान रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि शांति की कोई होप नहीं है इस समय? नहीं, मुझे लगता है शांति जरूर होगी, और अब वो मुझे उम्मीद है मैं वही तो कि आपसे ईरान जानना चाह रहा हूं हमला कि करेगा। शांति होगी तो उसमें दिशा में इस सिचुएशन के अंदर कौन से वो लोग हो सकते हैं, कौन से वो संस्थान हो सकते हैं, कौन से वो देश हो सकते हैं जो इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं? अगर आप ऐसी ही बात कर रहे तो पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहा इसके ऊपर? बिल्कुल शांति स्थापित करने के लिए कुछ इदारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो आज को सुना कुछ दिन पहले, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसराइल हमारी नहीं मानता, नेतन्याहू हमारी बातों को तस्लीम नहीं करता। उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया यूएनओ के पटल पे खड़े होके कि हमारे हाथ से बाहर है मसले। तो चलिए मैं जब आता हूं उनके आपके हाथ पास से में। उमर मसले शंकर बाहर जी हैं का तो रुख करना कैसे? चाहता हूं यहां पर। उमर शंकर, मेरा वही सवाल कि इस सिचुएशन में क्या टेंशन को डिफ्यूज करने के रास्ते हो सकते हैं, कौन पिविटल रोल निभा सकता है, क्या भूमिका किसकी हो सकती है, और क्या, जो सवाल मैंने सुनील जी से पूछा, अशरफ से पूछा, क्या हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े हैं? जी देखिए, शांति एक ही स्थिति में हो सकती है। जो चेन रिएक्शन चल रहा है कि पहले इसने हमला किया, फिर इधर से हमला हुआ, ईरान ने हमला किया, अब इजराइल हमला करेगा, तो देखना होगा कि सबसे पहले इस चेन को तोड़ा कैसे जा सकता है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बात तो सुनने की बात तो दूर, जो मध्यस्थ हैं उनकी बात भी नहीं सुन पा रहे। युद्ध को रोकने की बात तो दूर आती है, अगर बंधक समझौते की बात करें तो इजराइल अपनी शर्तों के साथ अड़ा रहा, हमास जो है अपनी शर्तों के साथ अड़ा रहा, और इस बीच ये भी जानकारी आई कि जो मध्यस्थ देश थे उनके भी अपने इंटरेस्ट थे, और इस वजह से भी वो जो समझौता है वो हो नहीं पाया। तो जो मध्यस्थ बनकर भी जो देश इस पूरे मामले में आ रहे हैं उनके भी अपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हैं, और वो इंटरेस्ट सामने रखकर बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ना तो नागवार गुजर रहा है, वो तो नागवार गुजर रहा है इजराइल को भी, वो नागवार गुजर रहा है दूसरे पक्ष को भी, यानी कि ईरान और उसके जो सहयोगी संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में पीस होना, शांति होना बिल्कुल ही असंभव लगता है। लेकिन हाँ, अगर एक बैरूनी ताकत के तौर पे अगर बात करें, अमेरिका जैसा देश जिसको पे ये इल्ज़ाम अभी भी अली खामैनी की तरफ से लगाया गया है कि उसका जो इस इलाके में मौजूदगी है उसकी वजह से जटिलता ज़्यादा बढ़ी है, वो भी समस्या के एक पार्ट हैं। तो जब जो शांति स्थापना में जो देश लगे हैं या कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उन पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस पूरे इलाके में नहीं, वो है। तो जब तक एक कोई ईमानदार कोशिश नहीं होगी, पार्टी कोई भी हो, मध्यस्थता कोई भी निभाए, जब तक एक ईमानदार कोशिश नहीं होगी, कोई सूरत हाल निकलती नजर नहीं आ रही। दशकों से ये लड़ाई जो है वो चल रही है, किसी न किसी रूप में दशकों तक चलती रहेगी। आज 2-4 मारे जा रहे हैं, कल को 2-4 और मारे जाएंगे, लेकिन ये जो सियासत का जो सिलसिला है, ये जो तनाव का जो सिलसिला है, वो आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए कोशिश, एक ज़रूरत जो है वो ईमानदार कोशिश की है। जी, जरूरत ईमानदार कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश कैसे होगी, कब होगी, कौन करेगा और कैसे उस कोशिश की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। सवाल इसलिए बना हो जाता है क्योंकि दोनों ही पक्ष, जो दोनों ही इस पूरे मामले में पार्टी हैं, वो दोनों ही पक्ष अपने अपने रवैये पर अड़े हुए हैं। कोई टस से मस होने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों भी काफ़ी कोशिशें हुई थी, लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकला। मैं सुनील जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। सर, ये तो बात हो गई मिडिल ईस्ट की, लेकिन ये मसला केवल मिडिल ईस्ट का नहीं है, इससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट होगी, ये बात सब जानते हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, वो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गाजा पर इजरायली हमले में रात को 90 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजरायली हमले में रात को 90 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार एक के बाद एक अपडेट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कई मोर्चे यहां पर खुले हुए हैं। अब सवाल यह है कि सिलसिला टूटेगा कैसे, सिलसिला थमेगा कैसे। जरा इस पर वहां अपडेट दे दें आप पहले। गाजा पर जो हमला हुआ इजरायली, उसमें 90 लोगों की मौत हुई है।
लेबनान की तरफ शिफ्ट किया, उसके बाद अब ईरान के हमले की तरफ शिफ्ट कर गया हो, लेकिन गाज़ा में बदस्तूर जो इजरायली हमले हैं वो जारी हैं। और इस बाबत ही ये जानकारी आई कि 90 लोगों की मौत हुई है, और ये जानकारी जो है गाज़ा जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानकारी के आधार पर है। हालांकि लगातार बार बार जो इजराइल है वो इन आंकड़ों पर शक जताता रहा है और ये कहता रहा है कि जो 41,000 का आंकड़ा दिया जाता है उसमें 15,000 के आसपास तो हमास के लड़ाके हैं जिसको एलिमिनेट किया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही अहम बात है कि बड़ी तादाद में जो आम सिविलियंस हैं वो भी गाज़ा में शिकार हुए हैं, जान उनकी गई है। और इसी वजह से अमेरिका जैसे देश ने भी बीच में 1000 और 2000 किलो के जो बॉम्ब है उसकी सप्लाई इजराइल को रोक दी थी कि वो राफा में ऑपरेशन ना करे, क्योंकि वहाँ पे भी भारी जान माल के नुकसान का अंदेशा था। लेकिन इजराइल उसके बाद भी नहीं माना और वो बदस्तूर अपने ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुआ है। और इसी वजह से जो कल रात को बीती रात जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें 90 लोगों के मारे जाने की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। मैं सीधे सुनील जी का रुख करना चाहूँगा। सुनील सर, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था। वैश्विक तौर पर अगर ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन इसका नहीं होता है, अगर डिफ्यूज नहीं होती है टेंशन, तो वैश्विक तौर पर इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं और भारत के संदर्भ में क्या देख रहे हैं? देखिए, आज के संदर्भ में मुझे लगता नहीं कि कोई भी जो युद्ध है वो बड़े राष्ट्रों के बीच में होता है, वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, लंबे समय तक चलने की स्थिति ऐसी पैदा कर सकता है। ऐसा आज के संदर्भ में संभव मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोप के जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और खासकर वेस्ट एशियन कंट्रीज जो अरबिक नेशंस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हैं, कतार हैं, बहरीन हैं, ये वो देश हैं, इजिप्ट हैं, ये वो देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध यहीं पर रुक जाए। और दोनों पक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को और ईरान को कहीं ना कहीं कंसिलिएशन के लिए तैयार कर लेंगे। जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि किस प्रकार से जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो स्टेट विद इन स्टेट, चाहे वो हमास के रूप में है, हिजबुल्लाह के रूप में, हौतीस के रूप में, जब तक इन पर कोई नियंत्रण ईरान की तरफ से औपचारिक या परोक्ष रूप से नहीं आ पाएगा, इस प्रकार का जो रिकंसिलिएशन है उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये रियलाइजेशन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों को भी हुआ है, सरकारों को भी हुआ है। मुझे लगता नहीं कि इजराइल के अंदर और ईरान के अंदर दोनों सरकारें अपने लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक जन आकांक्षाओं को इग्नोर करके इस युद्ध को लंबे समय तक रख पाएंगे। मुझे ऐसा संभव लगता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना नजरिया हमारे साथ साझा करने के लिए। उमाशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और बिहार से खबर बता दें, कुछ देर पहले बिहार में मुजफ्फरपुर के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट गिराने के दौरान यह हादसा हुआ। इंजन फेल होने के बाद पायलट ने पानी में लैंडिंग की, इसी दौरान वो क्रैश हो गया। सभी एयरफोर्स जवान और पायलट सुरक्षित हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ हैं और जानकारी देने के लिए। प्रभाकर, सभी लोग सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या हेलीकॉप्टर को निकाल लिया गया वहाँ से? जी बिल्कुल नहीं, अभी हेलीकॉप्टर वहाँ से निकाला नहीं गया। हेलीकॉप्टर वहीं पे है और अभी काफ़ी उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जो जिस जगह पे वो गिरा है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहाँ पानी जमा हुआ है, तो वहाँ से हेलीकॉप्टर निकालना अभी संभव नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। और वो अभी प्रायोरिटी भी नहीं है। अभी प्रायोरिटी ये है कि जो जिन्हें निकाला गया है उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुँचा दिया गया है, जो वायुसेना के कर्मी हैं, और उसके बाद उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। ये घटना जो है ये मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बॉर्डर पे औराई का जो इलाका है वहाँ घटी है। ये हेलीकॉप्टर सुबह आज दरभंगा एयरबेस से उड़ा था राहत सामग्री लेकर, और उसके बाद जो है ये सीतामढ़ी में लैंड किया, क्योंकि इसकी जब राहत सामग्री ख़त्म हो गई तो उसके रीफिलिंग के लिए वापस राहत सामग्री लोड करने के लिए ये उतरा था सीतामढ़ी में। वहाँ से राहत सामग्री लेकर जब दोबारा उसने उड़ान भरी तो वो मुजफ्फरपुर औराई इलाके में, वो ऐसे इलाके में जहाँ नाव से पहुँचना मुश्किल होता है, दिक्कत होती है, वहाँ पे जाके ये राहत सामग्री गिरा रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।